साल 1982 में आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई सेशन कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा। हाँ, फिर गई हाई कोर्ट जो है। तो 48 वर्ष आपने जेल में बिताए हैं। हाँ साहब। उस परिस्थिति में कौन साथ आया आपके, आपका लड़का या फिर? सबसे बड़ा ये है कि 48 साल आपने जेल में बिता दिए और बेगुनाह थे आप, है ना? तो अब उसका हिसाब किताब कैसे क्या होगा? शील व्यक्ति है तो बेटों में और बेटियों में फ़र्क महसूस नहीं करता, क्योंकि अगर आपकी बेटी है तो वो बेटा है और बेटा है तो बेटा है ही। तो क्या अपील कर रहे हैं सरकार से आप? साहब सरकार हमको दिन का खाओ, यहाँ हो घर पर कुछ कमा ले। दोस्तों अभी इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में मौजूद हैं और आज आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू करवाने वाले हैं जिसको सुनने और जानने के बाद कहीं ना कहीं आप हताहत होंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या हकीकत में अपने भारत की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है? क्या हकीकत में अपने भारत की कानून व्यवस्था ऐसी है? खबर कुछ ऐसी है। बात उन दिनों की है, यानी कि बात साल 1977 की है, जब कौशाम्बी जनपद में ही दो परिवारों में, एक परिवार का नाम होता है प्रभु और दूसरे पक्ष में भी कल्लू और ऐसे करके देशराज करके ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। दो पक्षों में झगड़ा होता है जिसमें लखन सरोज नाम के एक शख्स होते हैं जो अपने घर में सो रहे होते हैं और जब गांव में दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो उस समय लखन सरोज के घर वाले, उनकी पत्नी और उनका लड़का भागकर घर के अंदर जाते हैं और लखन सरोज जी को जगाने का काम करते हैं कि बाहर देखो झगड़ा हो रहा है। और जैसे ही लखन सरोज जी बाहर निकलकर देखते हैं कि दो पक्षों में हो रहे झगड़े में एक पक्ष यानी कि जो प्रभु होता है उसको दूसरे पक्ष ने मार पीट कर ज़मीन पर गिरा दिया था। इतना देखने के बाद लखन सरोज जी भागकर फिर से अपने घर में अंदर चले जाते हैं, क्योंकि लखन सरोज जी ये चाहते थे कि भाई झगड़ा दो पक्षों में हुआ है, इस झगड़े से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अगर मैं बीच में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं लोग बाग हम पर भी ब्लेम लगाएंगे। बस इसी जिस बात का लखन जी को डर होता है उनके साथ वही होता है। दरअसल इस पूरी घटनाक्रम के हो जाने के बाद दूसरी पार्टी यानी कि जो पीड़ित पक्ष होता है प्रभु, उनके द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। साथ ही लखन सरोज जी को भी उस मुकदमे में सम्मिलित कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस उन आरोपियों को और साथ में लखन सरोज जी को भी गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने का काम करती है। फिर उसके बाद जेल से इनकी जमानत होती है। जमानत होने के बाद ये घर वापस आते हैं। साल 1982 की बात है जब इलाहाबाद सेशन कोर्ट के द्वारा इनको उम्र कैद की सज़ा, यानी कि इनके साथ साथ और जो आरोपी होते हैं उन सभी आरोपियों को और साथ ही लखन सरोज जी को उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। उम्र कैद की सज़ा होने के बाद लखन सरोज जी और साथ ही इनके जो अभियुक्त होते हैं, इनके साथ में जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, इन सभी लोगों को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है, जहां पर ये अपने जेल काल का 5 वर्ष व्यतीत करते हैं। यानी कि उस समय ये 5 वर्ष नैनी सेंट्रल जेल में होते हैं और फिर नैनी सेंट्रल जेल से इनको कौशाम्बी जिला कारागार रिफ़र कर दिया जाता है। कौशाम्बी में आने के बाद और नैनी सेंट्रल जेल दोनों को मिलाने के बाद लगभग 48 वर्ष का समय इन्होंने जेल में बिताया। मुकदमा इनका चलता रहा। इनकी पैरवी करने के लिए इनके 5 बेटियां और इनके दामाद बस वो काम आए, वो समय समय पर इनकी पैरवी करते रहे। और बताते चले लखन सरोज जी के परिवार में इनका एक इकलौता लड़का है जिसका इनके मामले से कोई लेना देना नहीं होता है दूर दूर तक। यहाँ तक कि जब लखन सरोज जी जेल में होते हैं इनका लड़का कभी इनसे मिलने तक नहीं गया, ना केस की पैरवी करने की बात तो बहुत बड़ी। इनकी बेटियों ने इनके केस की पैरवी की। बीच बीच में ये पैरोल पर बाहर आते रहे। उस बीच में जब ये बाहर आते थे तो अपनी बाकी बची बेटियों का शादी ब्याह करते हैं और फिर से ये जेल चले जाते हैं। एक लंबा समय, 48 वर्ष का लंबा समय जेल में इन्होंने गुजारा। लेकिन इसके बाद जब इनके बेटी और दामाद ने हाई कोर्ट में अपील किया कि दरअसल जो हमारे पिताजी हैं वो बेगुनाही की सज़ा जेल में काट रहे हैं, इस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया और इनके मामले को फिर से एक बार शुरू से जांच करने का आदेश दिया, जिसमें पाया ये गया कि दरअसल जो अभियुक्त उम्र कैद की सज़ा, इन्होंने क्या महसूस किया, फिर इनका साथ किसने दिया, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वहीं पर सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह से एक बेगुनाह व्यक्ति जिस गुनाह को उसने किया ही नहीं था और उस गुनाह की सज़ा वो बेगुनाही के रूप में 48 वर्ष काट कर आया हो, तो इसका जिम्मेवार कौन?
48 वर्ष का लेखा जोखा इनका जो है कौन देगा। आखिरकार जिस तरह से ये बेगुनाह होते हुए 48 वर्ष जेल में बिताए, अगर ये बाहर होते तो बनी मजदूरी भी अगर करते, दूसरे की खेती बाड़ी करते, तो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ तो धनोपार्जन कर लेते, कुछ ना कुछ तो इकट्ठा कर लेते। लेकिन 48 वर्ष इन्होंने बेगुनाह रहते हुए जेल में बिताए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल भारतीय न्याय व्यवस्था पर खड़ा होता है, सबसे बड़ा सवाल भारतीय कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है कि आखिरकार कैसी भारत की न्याय व्यवस्था थी जिसके चलते 48 वर्ष इनके जीवन के जो बहुमूल्य समय थे उनको जेल में बिता दिया। और साथ ही वो कानून व्यवस्था कैसी थी जिन्होंने मामले का गहनता से अन्वेषण किए बगैर इनको उस केस में जो है अभियुक्त बना दिया जिस केस से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था। ये खबर इन दिनों अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में सुर्खियां बटोर रही है। आंखों में झुर्रियां, चेहरे पर मायूसी, डगमगाते कदम, कांपती पूरी शरीर। इस समय ये जेल से बाहर आए हैं। जेल से आने के बाद ये सीधा अपनी बेटियों के यहाँ आए और अपने दामाद के यहाँ आए। वही बेटी वही दामाद इनका सहारा बने। और दोस्तों इसमें एक बात मैं और मेंशन करना चाहूँगा, लोग बाग चिल्लाते रहते हैं कि घर में अगर बेटियाँ हो गई तो बड़ा सा मुँह फुला लेते हैं और मातम जैसे उनके घर में पसर गए। और लोग बाग सवाल खड़े करते हैं कि काश बेटा होता। तो आज बेटे की भी दास्तान सुन लीजिए कि बाप 48 वर्ष जेल में रहा, बेटा कभी मिलने तक नहीं गया। और जिन बेटियों को लेकर लोग बाग कोसते रहते हैं कि बेटा होता तो वंश चल जाता, बेटियां आई तो जो है दूसरे के घर चल जाएगी, हमारा कुल ख़त्म हो जाएगा। आज वही बेटियां इनका सहारा बनी। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। इस पूरी खबर को जानने के बाद आज जहाँ पर आप लोग थोड़ा सा दुख व्यक्त करेंगे वहाँ पर आपको रोना भी आएगा कि दरअसल क्यों और किस लिए हुआ एक बेगुनाह व्यक्ति के साथ ऐसा। दादा क्या नाम है आपका? लखन। लखन सरोज जी। हाँ साहब। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गौरव, कौशाम्बी जनपद। हाँ। अच्छा, ये बताएं 48 साल आपने जेल में बिताया है? हाँ साहब था। अच्छा, जब झगड़ा हुआ था वो साल कौन था? साहब भीतर हम रहे पाए। किस साल में झगड़ा हुआ था? ये 19 के क्या साल है? 1977 में झगड़ा हुआ हाँ। था। अच्छा, झगड़ा किससे और किससे हुआ था? झगड़ा भाई देसराज कल्लू कलेसा से। अच्छा, और मलेसा से। किससे हुआ था? प्रभु सिंहा, चंदा रहा है। अच्छा, राजा रहा, नुखैया रहा, वो रहे। हाँ। और एक ही देसराज कल्लू कलेसर, हाँ, मलेसर, यही 4 रहे। अच्छा, तो क्या हुआ था पूरी कहानी बताएं। तो उमा साहब जो है भीतर हम सोई थी, वो जाके बेटिया और बेटवा मेरा का उठो तो झगड़ा हुआ। मैं कहा मैं नहीं जाइए। अरे कहा जब मना कर दिया। जब साहब देखा वो निकला, देखा वो गिरे पारे कर भीतर हम घुसूर गए। अपन सगई दे जी कहा जाओ का हमने जब मना करे पर मारे कहीं। अच्छा, तो बिना गुनाह का हमको लिखा दी। प्रभु के पक्ष के लोगों ने लिखा दिया। हाँ, प्रभु पक्ष में लिखा। कितने लोगों के नाम मुकदमा लिखाया गया था? लिखा दी कल्लू, देसराज, कलेसर, लखन। और आपका नाम? हाँ, 4 आदमी। फिर क्या हुआ? फिर साहब जेल चली गई। पुलिस आई गिरफ्तार की? गिरफ्तार की। अच्छा, जब पहली बार पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो कितने दिन जेल में रखी थी? अरे साहब तो रही 4-5 महीने। 4-5 महीने। हाँ। जमानत हुई आपकी? हाँ। छूट कर बाहर आए? छूट के आवा बाहर, फिर 3-4 साल से 5 साल लड़ा। अच्छा, फिर जीवन बोल दी। साल 1982 में आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई सेशन कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा। हाँ। और फिर गई हाई कोर्ट जो है हुआ अपील करी। अच्छा, जब आपको साल 1982 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, हाँ। तो फिर आपको सबसे पहले कौन सी जेल में शिफ्ट किया गया था? पहले की हुआ नैनी सेंट्रल जेल। नैनी में। कितने साल आप वहाँ रहे? हुआ रहे 5 साल। 5 साल। हाँ। 5 साल के बाद आपको कहाँ भेजा गया? फिर साहब हुआ फिर छूट के आवा है। फिर घर पर आए। फिर हुआ से कागज आवा। हाँ। हाई कोर्ट से। हाँ। फिर थाने जाई है तो कहती बंदी मार के है कुछ नहीं को पा रहा है। धीरे धीरे साहब कोरोना आ गया, ये सेंटर गए। अच्छा, जिला कारागार कौशाम्बी में। हाँ। तो 48 वर्ष आपने जेल में बिताए हैं। हाँ साहब। उस परिस्थिति में कौन साथ आया आपके? आपका लड़का या फिर लड़की, कौन साथ दिया आपका? हमें साहब हमारे लड़की भी लड़का नहीं दी।
लड़का एक ही है, ये एक ही है, लड़कियां 5 हैं, 5 है। तो 5 बेटियों ने साथ दिया। हाँ उसके बाद दिए, अच्छा, और लड़का कभी साथ नहीं दिया? अभी नहीं दिए। तो फिर उसके बाद 48 साल जब आप जेल में रहे तो वहाँ का माहौल क्या होता था, कैसे मतलब अंदर आपके साथ व्यवहार होता था? अरे साहब हो तो समझ लियो ऐसा भगवान ने मिल जात नहीं किया है, सब व्यवस्था हमारे बढ़िया मिल रहा है। अच्छा, हाँ यानी कि सारी सुविधाएं आपको मिलती जेल के अंदर? सब मिल रहा है साहब। खाना पीना में क्या मिलता था? दूध मिले, अंडा मिले, सेब मिले, रान बंधा लियो, हाँ, परास बंधा लियो, च्यवनप्राश। हाँ अच्छा, कागज सुई लगवा ले, ग्लूकोज चढ़वा ले, सब मिलता, सब सुविधा मिलती थी? सब मिलता था। खाना पीना वगैरह समय से मिलता था? समय से मिल रहा था। काम करवाया जाता था? कुछ नहीं साहब, यानी कि सश्रम कारावास नहीं हुआ था आपको? हाँ कुछ नहीं करवाए साहब। अच्छा, एक जो निकल निकाल रहा है कहीं उसको फूल काम कर लिया, कहाँ साहब कर लिया, फिर वही फूल में इतना पाती पीन ली नहीं तो पानी डाली बैठे, माली का काम करते थे? हाँ। अच्छा दादा, सवाल सबसे बड़ा ये है कि 48 साल आपने जेल में बिता दिए और बेगुनाह थे आप, है ना? तो अब उसका हिसाब किताब कैसे क्या होगा? साहब सरकार दे का खाई, हाँ, बिना गुनाह में भेज दिए तो का खाई, अगर घर पर होते कुछ कमा लेते तो खाट हो जाए खाए था। हाँ हाँ, अरे पेट्रोल साथ नहीं देता, बिटिया छुटा लाई है, करो उन्होंने कह दे हम न खाओ तो मर गई। अभी आप किसके यहाँ हैं? हाँ बिटिया किया है, बिटिया के यहाँ? आशा बिटिया किया है। अच्छा, आशा बिटिया ना कुछ दिए दवा के ना उनके यहाँ है। हाँ, आज मंगल का आवा है हुए हैं, कतो जाए कहीं कतो जाए बेटो ये खा पी जो हमारे नून रोटी आते। दोस्तों फिल्मों में आप लोगों ने कहानियाँ बहुत सारी देखी होगी, फिल्में बहुत सारी देखी होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि कोई भी हीरो होता है, जब उसको सज़ा होती है और बाद में जब पता ये चलता है कि दरअसल जिसको सज़ा मिली है वो बेगुनाह है। ठीक वही कहानी हकीकत में देखने को मिली उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में। और दोस्तों एक कहावत और है, लोग बाग बेटों में और बेटियों में फ़र्क महसूस करते हैं, लेकिन अगर कोई धैर्यवान व्यक्ति है, कोई अच्छी सूझबूझ वाला व्यक्ति है या फिर कोई संवेदनशील व्यक्ति है तो बेटों में और बेटियों में फ़र्क महसूस नहीं करता, क्योंकि अगर आपकी बेटी है तो वो बेटा है और बेटा है तो बेटा है ही। अगर आप बेटी को जहाँ पर देते हैं तो बदले में आपको एक बेटा मिलता है, और वो कर दिखाया कुलदीप सरोज जी ने। इनके एक छोटे दामाद हैं जिन्होंने हकीकत में इनको महसूस नहीं होने दिया कि मैं इनका दामाद नहीं बल्कि बेटा हूँ, और काफ़ी लंबा संघर्ष रहा उनका बनी मजदूरी करके। ये जो पीछे घर आप देख पा रहे हैं ना, ये जो पन्नी देख रहे हैं, ये झुग्गी झोपड़ी देख रहे हैं, ये इन्हीं के दामाद कुलदीप सरोज जी का है। और उन्होंने बगैर अपने गृहस्थी की परवाह किए, बगैर अपने परिवार की परवाह किए, अपने पिता तुल्य ससुर को छुड़ाने के लिए, उनको रिहा कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। समय समय पर कोर्ट जाते रहे, धूप हो, छाँव हो, बरसात हो, यानी कि समय समय पर कोर्ट जाते थे। कोई भी पेशी होती, कोई भी तारीख होती, जाते। एक उम्मीद रहती थी बेटियों में और दामादों में कि कब वो छूट कर बाहर आएंगे, और वही इनका इकलौता बेटा कभी इनको देखने तक नहीं गया, इनकी तरफ झांकने तक नहीं गया कि मेरा बाप जिंदा है या फिर मर चुका है। और कुलदीप सरोज जी के बारे में बात करें तो इतना दरिया दिल दामाद शायद ही आज के इस घोर कलयुग में देखने को मिले। लेकिन जब भी कभी अब दोबारा ऐसी घटनाएं आएंगी तो कुलदीप सरोज जैसे जो लोग होते हैं उनकी कहानियां दोहराई जाएंगी कि दरअसल जो आप फिल्मों में देखा करते थे, हकीकत में ज़मीनी स्तर पर भी ऐसे लोग आज भी ज़िंदा हैं जो अपनी सास ससुर में अपने माँ बाप की छाया देखते हैं। तो जो आपके दामाद हैं कुलदीप जी, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ साहब हुआ रहा है कुछ, उनको भाई साहब मिलना चाहिए। आशीर्वाद तो दिए उनको? हाँ दिन साहब, हाँ, आशीषे की नहीं? सीधा हुआ माई बाप उन्हें छुटा लाए काल घर से। हाँ तो माई बाप हमारे हैं। क्या बात, छुटा लाए हमको। तो क्या अपील कर रहे हैं सरकार से आप? हाँ साहब सरकार हमको दिन का खाओ, यहाँ हो घर पर कुछ कमा ले, अब नहीं चल पाती है, को मजदूरी को नहीं बोला है तो खा कल का मर जाए। अभी क्या क्या दिक्कतें हैं दादा आपको? हाँ क्या दिक्कतें हैं अभी? अब साहब जाए तो पुरानी शरीर जाए, हाँ बुखार आ जाता है, कर यहाँ पे आ लागत है, और उड़न जो गोली लायक धरे उड़न लायक धरी खा पौरा। अच्छा हाँ दोस्तों बता दें कि जो दादा हैं लखन सरोज जी, ये
जेल में रहकर इनको कभी भी उम्मीद नहीं थी कि कभी कोई मसीहा आएगा जो मुझे यहाँ से रिहा करा के ले जाएगा, लेकिन कुलदीप जी इनको, जो उनके दामाद हैं, वो इनको रिहा कराते हैं। और घर आने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बाल पूरे पक चुके हैं, दादा के चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, नज़रें कमज़ोर हो चुकी हैं और पैर जो उनके हैं वो थर थर काँपते हैं, मतलब ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते। तो इन्होंने अभी एक अपील की कि मेरे जो दामाद हैं, मेरी जो बेटियां हैं, सरकार जो मेरा 48 साल का मुआवजा है या फिर जो 48 साल सरकार ने हमारे ख़राब किए हैं, कहीं ना कहीं मुआवजे के रूप में हमारी 5 बेटियों और दामादों को दे। और हकीकत में बुजुर्ग व्यक्ति लखन सरोज जी का कहना भी उचित है कि कैसी है वो भारतीय न्याय व्यवस्था जिसने 48 वर्षों तक एक व्यक्ति को बंदी बनाकर कारागार में रखा, और कैसी है भारत की वो कानून व्यवस्था जिसने बगैर गहनता से मामले का अन्वेषण किए एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी करार देते हुए भारतीय न्याय व्यवस्था को सौंप दिया। फिर भारतीय न्याय व्यवस्था ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हुए 48 वर्ष उसके जेल में बिता दिए। थोड़ा सा मैं बुलाना चाहूँगा उनके जो दामाद जी हैं कुलदीप सरोज जी, जो काफ़ी लंबा संघर्ष किए अपने ससुर जी को छुड़ाने में, और अभी उनसे भी थोड़ा सा कुछ बातचीत कर लेते। भैया इधर आ जाए, कुलदीप जी ऐसे आए, आ जाए ऐसे। कुलदीप सरोज जी हैं आप? हाँ। अच्छा भैया, शादी मतलब ये किए थे जब बीच में आए होंगे छूट के, तो इनकी देख रेख में शादी हुई या फिर कैसे? जब छूट के यहाँ जब आई थी, बीच में जब पैरोल पे आए थे, है ना, तो वही लगाया जाता रहा होगा पैरोल में कि भाई बेटी की शादी करनी है। तो इन्होंने शादी की, कन्यादान वगैरह इन्होंने की? नहीं।